आज का जो हमारा क्लास है रिपीटेड क्वेश्चन एंड सीवीटी एग्जाम 2 का पार्ट 2 है। मतलब इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीवीटी एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके देंगे, जिसका पार्ट 2 है आज का हमारा क्लास। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है सेकेंड ईयर, जो टर्नर थ्योरी का सेकेंड ईयर का जो आपका सीवीटी एग्जाम होता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं उसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोग्राम इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीनों में प्रोग्राम क्या होता है, मतलब जो सीएनसी मशीन होता है जो टोटली प्रोग्राम के ऊपर चलता है तो उसे प्रोग्राम मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, मतलब टूल्सों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। दूसरा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मशीन, मतलब मशीनों का एक व्यवस्थित क्रम। तीसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देशों का एक व्यवस्थित क्रम। और चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंट टूल, मतलब वर्तमान टूल्स का एक व्यवस्थित क्रम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, सीएनसी मशीनों में प्रोग्राम मतलब क्या होता है। जो कोई भी सीएनसी मशीन हो बिना प्रोग्राम के वो चलता नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में वही पूछा है कि प्रोग्राम मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है टेक्निकली ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे वो फॉलो करके फिर वो सीएनसी मशीन वर्क करता है। विदाउट इंस्ट्रक्शन के कोई सीएनसी मशीन वर्क नहीं करता, मतलब जो भी आप उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड करोगे कोड के थ्रू वही वो सीएनसी मशीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव ऑन लैपिंग सरफेस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैपिंग सरफेस पर एब्रेसिव की एकाग्रता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हीकल, दूसरा होल्डर, तीसरा एब्जॉर्बर और चौथा ऑप्शन है रिटेनर। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लैपिंग सरफेस पर एब्रेसिव की एकाग्रता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हीकल। जैसे सबको पता है कि लैपिंग जो हमारा एक फिनिशिंग का लास्ट स्टेप होता है, तो उसमें हम लैपिंग करते समय विदाउट एब्रेसिव के हम लैपिंग नहीं कर सकते, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ फिट होल डायमीटर 21 प्लस 0 शाफ्ट शाफ्ट का डायमीटर -7 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक साइज दिया गया है, मतलब हमें एक मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो साइज हमें दिया है इसके अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद आपको डिटेल में समझा के भी देता है कि कौन से फॉर्मूला से और किस तरह से सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 00, दूसरा ऑप्शन है 007 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.041 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.022 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में एक साइज दिया गया था 21 और उसके प्लस में 0 दिया है और शाफ्ट के साइज में डायमीटर उसका भी 21 है और जो टॉलरेंस है -7 और -7। मतलब ये दो साइज क्यों दिया जाता है, एक मैक्सिमम साइज है एक मिनिमम साइज होता है। जैसे होल के साइज में प्लस में दिया मैक्सिमम 21 और प्लस में 0, और उसी तरह से साइज में जो टॉलरेंस है मैक्सिमम -7 है और मिनिमम -20 है। तो इस तरह से साइज जब आपके पेपर में आता है तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना होता है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो जो इसका आंसर आता है, आंसर है 0.041 मिलीमीटर। तो इसमें किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम क्लियरेंस हमें कैलकुलेट करना। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू लार्जेस्ट होल माइनस स्मॉलेस्ट शाफ्ट। लार्जेस्ट होल मतलब जो होल के ऊपर जो सबसे बड़ा टॉलरेंस दिया है वो सबसे बड़ा साइज आ जाएगा, मतलब प्लस में 0.21 और माइनस जो शाफ्ट का साइज दिया है, जो फॉर्मूला बोला है शाफ्ट का स्मॉलेस्ट साइज, तो शाफ्ट का स्मॉलेस्ट साइज कितना दिया है -20। तो यहाँ पर जो साइज हम सबसे पहले फॉर्मूला में रखेंगे प्लस 0.21 माइनस ब्रैकेट में -0.020, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 21 प्लस 20 कितना हो जाता है प्लस 0.041 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following abrasive is preferred for lapping soft steel and non-ferrous metal? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव सॉफ्ट स्टील मतलब नरम स्टील और नॉन मेटल की लैपिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब जो सॉफ्ट स्टील होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं उसके लैपिंग के लिए कौन से मेटल के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, यही हमें पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा
नेचुरल कोरंडम, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है बोरान कार्बाइड। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव नरम स्टील और नॉन मेटल धातुओं की लैपिंग के लिए उपयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीट? तो इस क्वेश्चन में हमें एक साइज दिया है, साइज है हमारा 75 कैपिटल H8 स्लैश स्मॉल G6। तो ये जो साइज दिया है आपका, जो टॉलरेंस है ये, इसके हिसाब से आप चार्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो साइज दिया है जो, और उसके साथ में जो हमें डायमेंशन दिया है, होल का डायमेंशन है डायमीटर 75 प्लस में 46 और प्लस में 0, मतलब इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दो साइज क्यों देते हैं, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। और उसी तरह से शाफ्ट का साइज है डायमीटर 75 प्लस 18 और माइनस में 12। तो जो हमें ये जो साइज दिया है, साइज के हिसाब से अगर आपको फीट को पहचानना है तो किस तरह से पहचानना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा फोर्स फीट। तो जो साइज हमें दिया था फीट का, हमें साइज जो साइज के हिसाब से हमें फीट को पहचानना था 75H8 स्लैश G6, और इसमें होल का साइज है प्लस में 46 है और माइनस शाफ्ट का साइज प्लस में 18 और माइनस में 12 है। तो इसके बेसिस पे किस तरह से हमें फीट को पहचानना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ये, इसका ट्रांजैक्शन फीट आता है। तो किस तरह से ट्रांजैक्शन फीट आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम क्लियरेंस जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है लार्जेस्ट होल माइनस स्मॉलेस्ट होल। तो लार्जेस्ट होल जो हमें प्लस में सबसे ज्यादा दिया वो हमारा हो जाता है प्लस में 75.046, और स्मॉलेस्ट का जो दिया है माइनस जो साइज दिया है, जैसे माइनस में जो साइज दिया था सबसे बड़ा वाला वो हमें माइनस करना है, तो इसका टोटल आ जाता है हमें 0.058। उसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम क्लियरेंस निकालना है। मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है स्मॉलेस्ट होल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट। तो इस तरह से फार्मूला में वैल्यू पुटअप करने के बाद इसका साइज आ जाता है माइनस 0.018 मिलीमीटर। मतलब इसके बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि हमारा ये इंटरफेरेंस कितना है, 0.018 मिलीमीटर का। उसके बाद क्लियरेंस इज पॉजिटिव इन सम केसेस, मतलब क्लियरेंस कुछ केस में पॉजिटिव भी होता है और कुछ केस में नेगेटिव भी होता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 58 है और नेगेटिव में 18 है। तो इसका मतलब होता है कि कभी शाफ्ट छोटे आकार में रहेगा तो क्लियरेंस मिलेगा और कभी शाफ्ट बड़े आकार में रहेगा तो इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इसके बेसिस पर ये फीट कौन सा आ जाता है, हमारा ट्रांजैक्शन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द टर्निंग टूल मूविंग इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड? टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में टर्निंग टूल किस तरह से मूव करता है, कौन से एक्सिस पे, ये हमें पहचानना है। इस क्वेश्चन में यही बताया है कि टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो कटिंग टूल कौन से एक्सिस पर मूव करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के लंबवत। दूसरा एंगुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के एंगुलर। तीसरा पैरेलल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के समांतर। और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के वर्टिकल पोजीशन में। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टर्निंग टूल से टेपर टर्निंग करते समय टर्निंग टूल कौन से एक्सिस पर मूव करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के समांतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो अभी एक क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में जो पार्ट्स एक्स के रूप में दिखाया गया, इस पार्ट को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम जो है हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का डायग्राम है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया, तो इस पार्ट का नाम क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन मेजरिंग स्टाइलस, दूसरा स्किड्स, तीसरा इंडिकेटर स्केल, चौथा एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है डायग्राम के ऊपर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीट इफ मिनिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट? क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले समझ लेना है। यदि होल का न्यूनतम आकार शाफ्ट के अधिकतम आकार से बड़ा हो तो फीट का प्रकार क्या होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा इंटरफेरेंस फीट, तीसरा ट्रांजैक्शन फीट, चौथा फोर्स फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि होल का न्यूनतम आकार शाफ्ट के अधिकतम आकार से बड़ा हो तो फीट का प्रकार कौन सा होगा? तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस डोज द टूल मूव इन टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन से एक्सिस पर कटिंग टूल मूव करता है, यही हमें पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के लंबवत। दूसरा पैरेलल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के समांतर। तीसरा एंगुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के कोणीय। और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के वर्टिकल। तो जो हमें क्वेश्चन है पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कटिंग टूल किस एक्सिस पर चलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के एंगुलर में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइप्स ऑफ फिट होल डायमीटर 25 प्लस 21 प्लस 0, शाफ्ट डायमीटर 25 माइनस 7 माइनस 20। तो जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो जो एक्चुअल साइज है हमारा, जैसे बेसिक साइज है, बेसिक साइज कितना है हमारा 25। उसके बाद टॉलरेंस कितना दिया है, प्लस में 21 है और प्लस में 0, मतलब मैक्सिमम और ये मिनिमम। उसी तरह से शाफ्ट के ऊपर मैक्सिमम -7, मिनिमम -20 है। तो इसके बेसिस पर आपको फीट का प्रकार पहचानना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन आंसर बताएंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ट्रांजेक्शन फीट, तीसरा इंटरफियरेंस फीट, चौथा श्रिंक फीट। तो जो हमें साइज दिया था, इस साइज के बेसिस पर जो हमें फीट हमें पूछा गया था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ये, क्लियरेंस फीट। क्लियरेंस फीट किस तरह से आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। लार्जेस्ट होल, जो हमारा लार्जेस्ट मतलब प्लस में सबसे ज्यादा कितना है 25.0.21, और स्मॉलेस्ट होल कितना है 25 मिलीमीटर है। उसी तरह से लार्जेस्ट शाफ्ट कितना है 24.993, जो माइनस में दिया था -7, और स्मॉलेस्ट शाफ्ट कितना है माइनस में 20, मतलब 24.980। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट होल माइनस स्मॉलेस्ट शाफ्ट इज इक्वल टू, जो फार्मूला है फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। उसके बाद हमारा आंसर कितना आता है 0.041। उसके बाद मिनिमम क्लियरेंस उसी तरह से हम निकालेंगे, 0.077 आता है, 0.007 आता है। तो इसके बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस आर पॉजिटिव, मतलब दोनों शाफ्ट और होल के जो मैक्सिमम क्लियरेंस है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने की वजह से फीट का प्रकार कौन सा आ जाता है, क्लियरेंस फीट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस इज फिनिश्ड बाय होनिंग। होनिंग के सहायता से कौन से सरफेस को फिनिश किया जाता है। जैसे होनिंग हमारा एक लैपिंग के जैसा ही एक फिनिशिंग का लास्ट स्टेप होता है। तो होनिंग के सहायता से हम कौन से सरफेस को फिनिश करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, दूसरा इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, तीसरा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस, और चौथा फ्लैट सरफेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, लैपिंग के द्वारा किस सतह को होनिंग किया जा, मतलब किस सतह को होनिंग द्वारा फिनिश किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। होनिंग के सहायता से कौन से भी बोर के अंदर का ही जो आपके सरफेस को फिनिश किया जाता है, और लैपिंग के सहायता से हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो लाइन इन लिमिट एंड फीट। लिमिट और फीट में जीरो लाइन का प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा एक्चुअल साइज, तीसरा नॉमिनल साइज, चौथा टॉलरेंस साइज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट और फीट में जो जीरो लाइन होता है वो जीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बेसिक साइज। जीरो लाइन जो होता है, जीरो लाइन से ही हमारा बेसिक साइज चालू स्टार्ट होता है। उसके बाद बेसिक साइज मतलब क्या होता है, जॉब को बनाने के पहले जो साइज हमें दिया जाता है डायग्राम के ऊपर, उसे कहा जाता है बेसिक साइज, और जॉब बनाने के बाद जो साइज बनता है उसे कहा जाता है एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट विथ टॉप एंड डक्टाइल कोर एंड हार्ड आउटर सरफेस इज नोन एज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा गया है। एक ऐसे घटक का निर्माण करने की प्रक्रिया जिसमें कठोर बाहरी सतह और मजबूत व लचीला अंदरूनी भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हार्डनिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा एनालिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऐसे घटक का निर्माण करने की प्रक्रिया जिसमें कठोर बाहरी सतह और मजबूत व लचीला अंदरूनी भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग मतलब सिर्फ केस हार्डनिंग क्या होता है,
जो जॉब का आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस को ही हार्ड किया जाता है और जो इंटरनल सरफेस होता है वो पूरा सॉफ्ट होता है। जैसे केसार्डनिंग कौन सा मटेरियल के ऊपर किया जाता है, जिस मटेरियल में कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें कार्बन की मात्रा मतलब आउटर सरफेस में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए केसार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज टफनेस एंड डिक्रीज ब्रिटलनेस? कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कठोरता बढ़ाती है और भंगुरता कम करती है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनालिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा केस हार्डनिंग। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कठोरता बढ़ाती है और भंगुरता को कम करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व रिपेयर मेड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ मशीन और इक्विपमेंट? क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस प्रकार के मेंटेनेंस में मशीन या उपकरण के टूटने के बाद मेंटेनेंस की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा रूटीन मेंटेनेंस, तीसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, चौथा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, किस प्रकार के मेंटेनेंस में मशीन और टूल्स के टूटने के बाद उसकी रिपेयरिंग की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन चालू रहते हुए अगर कोई टूल्स या फिर मशीन का कोई पार्ट्स टूट जाता है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन रुक जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन। मतलब प्रोडक्शन को रोक के जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which heat treatment process is used to reduce internal stress of a hardened tool? किस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग हार्ड किए गए टूल के इंटरनल तनाव को कम करने के लिए किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग, दूसरा एनलिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग, चौथा टेम्परिंग। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का उपयोग हार्ड किए गए टूल के इंटरनल तनाव को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस टैपिंग? एक्स एक्सिस टैपिंग का वैल्यू क्या होता है? सीएनसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होता है टैपिंग करते समय। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ टैप साइज, दूसरा ऑप्शन है जीरो, तीसरा नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, एक्स एक्सिस टैपिंग का मान क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parameter decide the driver and driven gear ratio to cut thread on lathe? कौन सा पैरामीटर लेथ पर थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशियो तय करता है? मतलब जब हम कोई भी गियर थ्रेडिंग करते हैं लेथ मशीन के ऊपर तो चार्ट देख के हम क्या करते हैं, ड्राइवर और ड्रिवन के टीथ को हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो वो जो टीथ का नंबर होता है वो कौन से बेसिस के ऊपर डिवाइड मतलब डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वर्क मतलब जॉब का मेजर डायमीटर, दूसरा जॉब का पिच, तीसरा रूट डायमीटर ऑफ वर्क मतलब जॉब का रूट डायमीटर, और चौथा थ्रेड का एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पैरामीटर लेथ पर थ्रेड काटते समय ड्राइवर और ड्रिवन गियर का रेशो तय करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच। थ्रेड का जो पिच होता है पिच के बेसिस पर हम ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशो की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद चार्ट को देखकर हम उसी तरह से सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज्ड फॉर सेटिंग 60 डिग्री कटिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क? तो इस स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक जॉब है और एक सेंटर लगा हुआ है और एक कटिंग टूल है जो वी शेप में है और कटिंग टूल को 60 डिग्री में सेट किया जा रहा है। तो उस कटिंग टूल को 60 डिग्री में सेट करने के लिए जो गेज का उपयोग किया है इस गेज को हमें पहचानना, इसका नाम क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा सेंटर गेज, तीसरा रेडियस गेज, चौथा फिलर गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, जो हमारा थ्रेडिंग टूल है थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री में सेट करते समय जो यूज किया गया गेज है इस गेज का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर गेज। सेंटर गेज के सहायता से थ्रेडिंग के पहले कटिंग टूल को डिग्री में सेट किया जाता है, चाहे वो 60 डिग्री हो या 55 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द कोर डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड का कोर डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, दूसरा मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, तीसरा मेजर डायमीटर माइनस पिच डायमीटर, चौथा मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर थ्रेड का कोर डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है। कोर डायमीटर मतलब क्या होता है? कोर डायमीटर मतलब होता है माइनर डायमीटर, जिसको दूसरा नाम है कोर डायमीटर। तो स्क्वायर थ्रेड का अगर कोर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये सेम फार्मूला कौन से भी थ्रेड के ऊपर अलाउ होता है। अगर थ्रेडिंग करते समय अगर हमें माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो फार्मूला यूज किया जाता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क एक्स। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्वायर थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है और इस स्क्वायर थ्रेड के डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में जो भाग हमें दिखाया गया, इस भाग का नाम क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड विड्थ मतलब थ्रेड की चौड़ाई, दूसरा थ्रेड का एंगल, तीसरा हेलिक्स एंगल, चौथा थ्रेड का थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर थ्रेड के डायग्राम में एक्स के सहायता से दिखाए गए भाग का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स एंगल। विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द क्रेस्ट विड्थ ऑफ अ बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बटरस थ्रेड का अगर क्रेस्ट का विड्थ हमें कैलकुलेट करना है तो फार्मूला कौन सा यूज करना? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पीच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पीच, तीसरा ऑप्शन है 0.33 इंटू पीच, चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पीच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था बटरस थ्रेड की क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.125 इंटू पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टास्क। स्क्रीन पर आपको एक ऑपरेशन दिखाया गया है जहां पर आप देख सकते हो ये हमारा हाइट गेज के सहायता से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मतलब ऑपरेशन के थ्रू क्या किया जा रहा है, यही पूछा है क्वेश्चन में, क्या किया जा रहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग द हाइट ऑफ जॉब मतलब जॉब की ऊंचाई चेक किया जा रहा है। दूसरा टर्निंग बटन विथ हाइट गेज मतलब हाइट गेज के सहायता से बटन को घुमाना। तीसरा ऑप्शन है मेकिंग बटन विथ हाइट गेज मतलब हाइट गेज के सहायता से बटन को चिन्हित करना। और चौथा ऑप्शन है सेटिंग बटन विथ हाइट गेज मतलब हाइट गेज के सहायता से बटन को सेट करना। मतलब ये हमारा क्या है, टूल मेकर बटन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों हमारा टूल मेकर बटन है। तो जो हाइट गेज के सहायता से टूल मेकर बटन के ऊपर जो प्रोसेस किया जा रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग बटन विथ हाइट गेज मतलब हाइट गेज के सहायता से बटन की सेटिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेसिंग कॉलर यूज्ड इन इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर की लंबाई कितना होता है, यही हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन है 12 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 38 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द टूल मेकर्स बटन। टूल मेकर बटन बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डन्ड स्टील, दूसरा टूल स्टील, तीसरा कास्ट स्टील, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टूल मेकर बटन बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डन्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेटस कैन डाटा नॉट बी आउटपुट वाइल इनपुट आउटपुट डाटा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाटा आउटपुट और इनपुट करते समय किस स्थिति में डाटा आउटपुट नहीं किया जा सकता है? सीएनसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड में, दूसरा एडिट मोड में, तीसरा सिमुलेशन मोड में, चौथा अलार्म स्थिति में डाटा आउटपुट नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर हमें सीएनसी मशीन में डाटा आउटपुट और इनपुट करना है तो करते समय किस स्थिति में आपको डाटा आउटपुट नहीं किया जा सकता, यही हमें पूछा गया था। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द डाटा आउटपुट कैन नॉट बी डन इन अलार्म सिस्टम अलार्म स्टेटस। मतलब सीएनसी मशीन के ऊपर अगर अलार्म स्टेटस लगा हुआ है तो उस समय हम कोई भी डाटा आउटपुट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ G87 कोड। G87 कोड का कार्य क्या होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग साइकिल, दूसरा काउंटर बोर साइकिल, तीसरा बैक बोरिंग साइकिल, चौथा टैपिंग साइकिल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, G87 कोड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक बोरिंग साइकिल।
Each dimensioning system is improvement for locating and positioning the spindle. स्पिंडल के स्थान और स्थिति निर्धारित करने के लिए कौन सी डायमेंशनिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण होती है? इसमें पहला ऑप्शन है एक्सिस डेजिग्नेशन, दूसरा एएमसी वर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड जीएनएम कोड, चौथा टैप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पिंडल के स्थान और स्थिति निर्धारित करने के लिए कौन सी डायमेंशनिंग प्रणाली महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस डेजिग्नेशन। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ G71 इन एक्सिस सिलेक्शन? एक्सिस सिलेक्शन में G71 कोड का उद्देश्य क्या होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन इनपुट वैल्यू आर इन मिलीमीटर, मतलब इनपुट वैल्यू मिलीमीटर में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इनपुट वैल्यू इंच में होते हैं। तीसरा रैपिड ट्रैवर्स, और चौथा ऑप्शन है द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कटिंग टूल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चलना होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिलेक्शन में G71 कोड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कटिंग टूल के एक्सिस और वाई एक्सिस में चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंटेनेंस टेक्निक मेजर द इक्विपमेंट कंडीशन पीरियडिकली और ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस? कौन सी मेंटेनेंस तकनीक में उपकरण मतलब टूल्स की स्थिति को समय समय पर लगातार मापा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा रूटीन मेंटेनेंस, चौथा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सी मेंटेनेंस तकनीकी में उपकरण की स्थिति को समय समय पर या लगातार मापा जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन क्लास था रिपीटेड क्वेश्चन इन सीवीटी एग्जाम, मतलब सीवीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दे रहे थे, जिसमें हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिसने अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।